I don't wanna go to the other side. I don't wanna know what I leave behind. या सर्विस इनको पसंद है, माइलेज भी अच्छा मिल रहा है और इन्होंने ये भी बता दिया कि AMT में थोड़ा बहुत जर्क है। पहले थी स्विफ्ट थी 2014 मॉडल थी VDI डीजल थी। स्विफ्ट चला ही रहे थे डीजल जी। उसके बाद आपके पास जो अपग्रेड का ऑप्शन था ब्रेजा डीजल, उसमें तो डीजल आ रही थी, तो वो आपने क्यों नहीं चूज किया नेक्सॉन? हे गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरठ और वहाँ पे अभिषेक चौहान जी हैं। 2019 से वो डीजल चला रहे हैं नेक्सॉन AMT। तो जब मेरठ पहुँचते तो उनसे मैं बात कराता हूँ आपकी और हम लोग करते हैं रिव्यू AMT डीजल का। सी या गाइस, विल मीट यू देयर। गाइस गुड आफ्टरनून। तो आज मुझे मौका मिला है, मैं गाजियाबाद से मेरठ आया हूँ। तो इन्होंने वीडियो देखी थी मेरी, तो उन्होंने कमेंट किया था कि मैं ऑटोमेटिक यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका मैं अगर आप शेयर करना चाहते हो एक्सपीरियंस तो आप मेरठ आ सकते हो। मेरा मेन पर्पज़ ये है कि जो अगर निक्सॉन की बात करो, टियागो की बात करो, तो मैं उसको ड्राइव कर चुका हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, तो मैं लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ। अब इश्यू कहाँ पे आता है, जब ऑटोमेटिक के लोग बात करते हैं तो उसका जो उसका एक्सपीरियंस है वो मिक्स्ड है। हाँ, आधे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आधे लोग कहते हैं कि थोड़ा ऑटोमेटिक गियर्स अच्छे नहीं है, जर्क फील होता है, ये सब। तो उसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है, जो यूज़ कर रहा है ऑटोमेटिक काफ़ी समय से और काफ़ी चला लिया है, वो ही जो ओनर है हमें अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। तो अभिषेक जी मुझे मिल गए, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। तो अभिषेक जी से शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दीजिए इफ यू डोंट माइंड। सर मैं पहले बाहर जॉब करता था और 2017 में भी मैं बाहर ही था, लेकिन जब मैंने लॉन्च देखा था टाटा नेक्सॉन का, ऑनलाइन देखा था, तो मतलब देखते ही इस पे दिल आ गया था। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स इसका डिज़ाइन था। टाटा ने रियली एक गैम्बल खेला था और सारी कंपनीज इस तरीके का डिज़ाइन नहीं लॉन्च कर रही थी, बिल्कुल सेफ प्ले कर रही थी। नॉर्मल बॉक्सी बल्कि शेप बना दो। टाटा ने इसको कूपे डिज़ाइन दिया है और इसको क्रॉसओवर बनाया सब 4 मीटर में, तो ये डेफिनेटली मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। और स्टार्टिंग में जब ये 2017 में लॉन्च हुई थी, कुछ नए ओनर्स ने जब इसको ख़रीदा था, अराउंड 2-3 महीने मैंने उनकी वीडियोस वॉच करी, ओनरशिप रिव्यूज़। तो उस टाइम इंडिया में इतनी थी भी नहीं, तो उन लोगों का यही कहना था कि भाई साहब ये कार है क्या, मतलब कहाँ से इसको खरीदा है, मतलब ये कौन सी कंपनी की है, क्योंकि लोगों के डिज़ाइन जो है, जिसका डिज़ाइन लैंग्वेज ही एकदम अलग था। 2019 में जब मेरे को मौका मिला लेने का, तो उसके बाद मतलब सेकंड ऑप्शन तो कोई था ही नहीं लिस्ट में। मेरी सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 एक ही ऑप्शन था, टाटा नेक्सॉन लेनी है, डीजल लेनी है, ऑटोमेटिक लेनी है, टॉप मॉडल लेनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं लेना है। वंडरफुल, थैंक यू। लेकिन डेफिनेटली अगर मुझे लेनी होती तो हो सकता है मैं किया सोनेट के लिए कुछ महीने वेट कर लेता। कि डिज़ाइन सब्जेक्टिव हो सकता है, मुझे ये लुक पसंद है जी, मुझे जो नेक्सॉन का लुक पसंद है, लेकिन बहुतों को जो कूपे डिज़ाइन है वो पसंद नहीं हो सकता है, बहुतों को थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन पसंद होता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे तो पसंद है, इनको भी पसंद है, इसलिए उन्होंने खरीदी, मैंने भी खरीदी। सॉरी, बिल्कुल इसका डिज़ाइन एकदम अलग है, तो इसीलिए काफ़ी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। और जो लोग नॉर्मल सा डिज़ाइन चाहते हैं वो अपना नॉर्मल दिखने वाली कार लेते हैं। एब्सोल्युटली। और इन्होंने जो बोला था ना अभिषेक जी ने कि जो सोनेट आ रही है, ठीक है, अब अभी तो आई लॉन्च होने वाली है, उसके बाद उसका रिव्यू कैसा होगा, लोग उसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, और जब बहुत लोगों का रिव्यू आ जाएगा उसके बाद ही आप सोचेगा। जैसे कोई ये सोच रहा है, इससे वंडरफुल ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी रखिएगा अगर आप लेना चाहते हो। शोरूम में सारी कार्स बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रोड प्रेजेंस एक अलग चीज़ है। मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। निसान किक्स करके एक कार है, शोरूम में बहुत अच्छी लगती है। इन दुबई, अबू धाबी, जहाँ मैंने उसको देखा, बहुत अमेजिंग लगती है कार, दिखने में बहुत ज़्यादा चलती है। किक्स की बात कर रहे हैं, निसान किक्स, लेकिन पता नहीं किसी रीज़न की वजह से इंडिया में बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाई, प्राइस की वजह से जी। तो अभी तक कितना ड्राइव कर लिया आपने? इसका ओडोमीटर पे है लगभग 7600, लगभग 8000 आपने चला लिया। इसमें मैं इसको लॉन्ग ड्राइव्स पर भी लेकर के गया हूँ। मैं वो अगर बहुत सारी व्हीकल्स को ओवरटेक करना है, स्पोर्ट मोड में डालिए और ओवरटेक कर लीजिए। अदरवाइज सिटी मोड जो है इसका, वो भी 99% आपको सफिशिएंट पावर देता है ओवरटेक करने की। थैंक यू सो मच। और इसका माइलेज आपको कितना मिल रहा है? और जो बहुत ही अच्छा है, माइलेज इसका प्लस पॉइंट है।
बहुत सारे फीचर्स जो है बहुत सारे टिक्स और चेक्स हैं जिनको ध्यान में रखकर ही मैंने इसको परचेज़ करने का वो मूड बनाया था। एक तो 90% माइंड था कि लेनी ही लेनी है, लेकिन मैंने एक माइंड में ये भी था कि थोड़ा सा देख लेते हैं सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है, इसके पार्ट्स अब ईजिली अवेलेबल होंगे या नहीं। तो 2019 तक ये काफ़ी अच्छी फेमस हो चुकी थी इंडिया में, सभी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं इसकी पार्ट्स वगैरह। माइलेज जो मेरे को नॉर्मल सिटी मोड पे मिलता है लगभग 20-21 मिलता है बहुत बड़ी इजीली। अच्छा, या सिटी मोड पे, लोकल पे? सिटी मोड में, सिटी में चलाने में, और हाईवेज पे और थोड़ा आप 1-2 किलोमीटर और ऐड कर सकते हैं, लगभग 22-23। अच्छा, और जब जी बहुत ही परफेक्ट माइलेज है इसका, डीजल इंजन है। और दूसरी बात, जब ये स्पोर्ट्स मोड में रहती है लगभग 18 to 19 का मेरे को एवरेज मिलता है। जी हाँ। और बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक में आपको एक जर्क फील होता है जब गियर चेंज होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, AMT फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं होती। AMT इज़ जस्ट ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी कि आपका क्लच दबाकर गियर डालने का जो झंझट है वो एक ऑटोमेटिक मोटर कर रही है, दैट्स इट। अगर आपको फुल्ली ऑटोमेटिक कार चाहिए तो आप CVTs या DCTs की तरफ जाइए, उनमें आपको वो जर्क भी महसूस नहीं होगा और उसमें वो गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथली होती है, बड़ी फील होगी। लेकिन जर्क आपको होता है। अब वो कभी बॉदर किया उसने आपको? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी बॉदर नहीं किया? कभी नहीं किया, क्योंकि अगर देखिए कभी जैसे मैं हाईवे पर ड्राइव कर रहा हूँ और बहुत ही एक लंबा ट्रक है, मुझे लगता है कि इसको ओवरटेक करने के लिए बीच में हो सकता है कार 3rd से 4th पे शिफ्ट करे और वो जर्क हो, तो मैं पहले ही स्पोर्ट्स पे डाल देता हूँ। देखिए, हमेशा अगर आपने कभी भी ऑटोमेटिक नहीं चलाई है, AMT नहीं चलाई है, आपने अपनी लाइफ में सिर्फ मैनुअल चलाई है और फर्स्ट टाइम आप ऑटोमेटिक ले रहे हैं, हो सकता है पहले के 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको अपने डिसीजन पे वो डाउट हो कि क्यों मैंने ऑटोमेटिक ले ली, ये कभी कभी जर्की फील होती है, कभी कभी लेस पावरफुल फील होती है। लेकिन आप थोड़ा सा समय दीजिए, 1 से 2 हफ्ते का समय दीजिए, कार के डायनामिक्स को आप समझिए, कार के ज्योमेट्री को आप समझिए। जब वो सभी चीज़ें आपके हाथ पर अच्छे से जम जाएंगी तो आपको डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छा फील होगा और आपको लगेगा कि येस, मैंने एक सही डिसीजन लिया है ऑटोमेटिक खरीद के और फॉर अ लॉन्गर टर्म। मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और ऑटोमेटिक में थोड़ा यूज्ड टू होने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिक में बिल्कुल यूज्ड टू होने की ज़रूरत है। जब मैंने भी ये कार फर्स्ट टाइम परचेज़ करी थी तो मैं भी फर्स्ट जो 2 से 3 हफ्ते थे उसमें अपने डिसीजन को कहीं ना कहीं डाउट कर रहा था कि यार मैंने ऑटोमेटिक क्यों ले ली, ये कभी कभार मेरे सामने वाली जो कार है वो आगे निकल जाती है और मेरे को पावर जो है हल्का सा कम समय बाद आती है, इतने में कोई बीच में बाइक वाला आ जाता है ना, तो वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल। तो उसमें मैंने क्या करा, उसमें फिर धीरे धीरे ना आपको पैर रखना आ जाता है कि पैर को रेस पर किस तरीके कितना दबाना है, कब दबाना है, कैसे दबाना है। बिल्कुल, पावर अगर हाफ सेकंड बाद आएगी तो आप उसने वो ज्योमेट्री को आप समझ जाते हो बिल्कुल 1 से 2 हफ्ते में। और कभी कभी हिल होल्ड के बारे में मैं बता देता हूँ, अगर बात आई है यहाँ पर। हिल होल्ड देखिए, हिल होल्ड किसी एक्सपेंसिव SUV जैसा हिल होल्ड नहीं है इसका। अगर आपका नॉर्मल सा स्लोप है या कोई ज़्यादा स्लोप है, उस पर आपने ब्रेक मारा तो 10 में से 3 चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि कार पीछे रोल बैक कर जाती है। अच्छा, होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भी हुआ था और मैं जो है शॉक हो गया था फर्स्ट टाइम। मैंने बोला इसमें तो हिल होल्ड आता है, तो कार पीछे की तरफ क्यों रोल बैक कर रही है, कार को तो आगे जाना चाहिए। लेकिन फिर मैंने ओवर द टाइम ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि अगर 10 बार मैं एक स्लोप पर रुक रहा हूँ, बार अगेन 10 बार, तो कम से कम 6 बार तो ये पीछे नहीं रोल करती, इमीडिएटली आगे चल देती है। अच्छा। और कभी कभार ये पीछे रोल बैक करती है। ये मैं सरप्राइज्ड हूँ कि जो इसका हिल होल्ड है वो हमेशा काम नहीं करता। मैं बता देता हूँ आपको, जो मेरी मैनुअल है उसमें 100% काम करता है। एक पर्टिकुलर स्लोप होना चाहिए, उसके बाद अगर छोड़ते हो तो मैंने इसको बहुत ट्राई किया जब लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी। 100% काम करता है। तो अभिषेक जी, ये बता दीजिए इसका हेडलाइट आपको कैसा लगता है? बिल्कुल, मैंने भी अपने कुछ पॉइंट्स बना रखे थे, कुछ प्रोज एंड कॉन्स। दरअसल इसकी हेडलाइट एक वन ऑफ द कॉन्स में मेरे को लगती है, मतलब कि थोड़ी सी अंडर है। मेरे को अगर मैं हाईवेज पर जा रहा हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी चाहिए तो मेरे को 24/7 इसको जो है हाई बीम पर रखना पड़ता है। ये जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये येलो कलर के हैं और थोड़े से अंडर पावर फील होते हैं, मतलब इनके थ्रो इतना अच्छा नहीं आता है। ये मेरे ख्याल से ये 2019 से पहले से मेरिस में भी ऐसी है जो इसका हाई बीम है बहुत वंडरफुल है, बहुत वंडरफुल। लो बीम इसका बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। एग्जैक्टली। तो इसमें बल्ब अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी, बल्ब अपग्रेड करने की जरूरत है। और इनफैक्ट मेरे को लगता है टाटा को इसमें
प्रोजेक्टर की जगह आई थिंक कोई एलईडी देना चाहिए, देना something, या चाहिए। वाइट कलर का कुछ देना चाहिए। हाँ। और दूसरी चीज़, इसके फॉग लैंप्स भी इतने कुछ खास थ्रो नहीं करते हैं। अच्छा। मैं फॉग लैंप्स भी यूज़ करता हूँ, तो आई थिंक हार्डली बस यहीं तक ही इसका जो है मतलब throw जो आता है। ओरिजिनल टाटा के फॉग लैंप यूज जैसे हैं। ये ओरिजिनल हैं, येलो कलर के हैं, और इनका जो थ्रो है वो बस आसपास तक ही रहता है। अच्छा। आई थिंक वाइट में आना चाहिए था, टाटा को कुछ करना चाहिए था। और हाँ। मैं खुद भी अभी प्लानिंग कर रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट लेने की, और तो आई थिंक इसमें मैं एलईडी के लिए जाऊँगा। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। आपके लिए इसका थ्रो अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, थैंक यू, थैंक यू। बस हाँ, एक जस्ट कहने के लिए फॉग लैंप्स Fog हैं, बट lamp थ्रो इनका बहुत मिनिमम है। हाँ, जबकि मेरे ख्याल से जो फॉग लैंप का तो थोड़ा ठीक होना चाहिए। जी, फॉग जी, लैंप का यूज़ ही वही है, अगर ज़्यादा फॉग हो। अभी अगर थ्रो अच्छा नहीं है, जब ज़्यादा फॉग हो तो थ्रो तो देगा ही नहीं वो। जी आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, विजिबिलिटी जी, बहुत कम हो जाएगी। जी, डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इसका एसी है। एसी का कूलिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका फैन स्पीड। फैन तो मतलब 99% ऑफ द टाइम मैंने आज तक एक पर ही चलाया है। बहुत ज़्यादा अगर गर्मी लगी है तो कभी 2 या 3 पर कराया, वो भी 2-3 मिनट बाद वापस से 1 पे कर दिया। इसका बहुत अच्छा है, इसलिए कि डीजल जो पावर देता है कंप्रेसर को ज़्यादा देता है, जिसकी वजह से एसी की कूलिंग बहुत फैंटास्टिक है। पेट्रोल में थोड़ा कम रहेगा आपको, जी। ये नोट कर लीजिएगा। ए पिलर काफ़ी चंकी है, थिक है। और दूसरी बात है, इसी के साथ इसका जो मिरर है ये भी बहुत बड़ा है। तो एट टाइम्स शुरू में मेरे साथ ऐसा 2 बार ही हो चुका है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और इसके ए पिलर और इस मिरर के वजह से पीछे से एक गोल चक्कर आया और मैं चलता जा रहा हूँ, और उधर से एक साइकिल वाला जो कि काफ़ी डिस्टेंस पर होता है, छोटा ही लगता है, और वो इनके बीच में इतना परफेक्टली छुप गया कि जब बिल्कुल पास तक आ गया तब मेरे को एकदम वो दिखाई दिया और मैंने सडन ब्रेक मारे। उससे मैं बिल्कुल कॉशियस रहता हूँ, और जब भी कोई गोल चक्कर आता है तो मैं हमेशा अपना सर इधर उधर करके बिल्कुल इनका चेक करता और हूँ। मेरे ख्याल से आई एम प्रीटी श्योर ये हुआ होगा आपसे बहुत पहले, जब नई ली जब होगी। नहीं ली थी तब, उसके बाद अब यूज्ड टू हो गए। हाँ, उसके बाद यूज्ड टू हो गए। और डेफिनेटली हमें टाटा को थैंक्स ही करना चाहिए, उसने इतना अच्छा ए पिलर दिया है, बी पिलर दिया है, काफ़ी ब्रॉड है, ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा। और अभिषेक भाई जी ये बताइए, इससे पहले कौन सी गाड़ी यूज कर रहे थे? थी कोई गाड़ी? जी, इससे पहले थी स्विफ्ट थी, 2014 मॉडल थी, VDI डीजल थी। 1.2 लीटर का उसका इंजन था, 1200 सीसी के। तो उससे मुझे अपग्रेड करना था, एक बड़ी कार लेनी थी, एक SUV टाइप लेनी थी, लेकिन बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए थी। तो इसलिए मैं सब 4 लीटर कैटेगरी में जो मैंने है वो ये ली। और इसमें डीजल इसलिए ली क्योंकि 1.5 लीटर का डीजल इंजन है। वो बता दीजिए, नेक्स्ट आप स्विफ्ट चला ही रहे थे डीजल, जी। उसके बाद आपके पास जो अपग्रेड का ऑप्शन था ब्रेजा डीजल, उसमें तो डीजल आ रही थी, ब्रेजा, तो वो आपने क्यों नहीं चूज किया? नेक्सॉन ब्रेजा देखिए है फैमिली में। अच्छा। मेरे सिस्टर और जिया जी के पास है, ब्रेजा है। मैंने कई बार ड्राइव भी करी है, बहुत अच्छी है कार, नो प्रॉब्लम। सेफ बेट है। हाँ। आपको SUV लुक वाली कार चाहिए, ब्रेजा ले लीजिए, सेफ बेट है। बट कहीं ना कहीं मैंने जब ये चलाई, मेरे को इसका राइड और कंफर्ट क्वालिटी, जो कैबिन है, जो कंफर्ट क्वालिटी है, वो बहुत अमेजिंग लगी मेरे को इसकी। जब कुछ गड्ढों में ब्रेजा वाकई लगती थी कि गड्ढों में जा रही है, उन्हीं सेम रोड्स पर, उन्हीं सेम गड्ढों में ये ऐसा लगता था जैसे आप पानी के ऊपर तैर रहे हो। तो बहुत अच्छी तरह सेट किया गया। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड पर है, स्टिफ में होता तो गड्ढे आपको फील होते हैं जी। ज़्यादातर सब 4 मीटर वाले स्टिफ में ही दे रहे हैं। वेन्यू भी स्टिफ है, ब्रेजा भी स्टिफ है, XUV 300 भी स्टिफ है। इसका थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड पे, इस वजह से काफ़ी कंफर्टेबल फील होती है। और इंटीरियर में कोई डिफरेंस लगा आपके ब्रेजा और इसके? हाँ, डेफिनेटली इसके ज़्यादा अच्छे हैं। इसका ऑल ओवर जो इंटीरियर का आपका जो लुक है वो ब्रेजा से काफ़ी अपडेटेड है, काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए आपने चूज जी। ये मैंने जब आपने बोला बताना मुझे से डीजल थी, पहले मैंने फ़ोन में नहीं पूछा, लेकिन मन में था कि मैं पूछने वाला था कि ब्रेजा क्यों नहीं ली आपने, क्योंकि आप जब एक मारुति चला रहे थे तो अब जनरली होता क्या है कि वही ब्रांड चलाया तो ट्रस्ट बैठ जाता है, उसके बाद तो दूसरी गाड़ी वही लेते हो। बिल्कुल, इसलिए मैं पूछने वाला था कि टाटा क्यों नहीं। देखिए, जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट तो यूज़ करने के बाद पता चलता है। मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि फोर्ड EcoSport लीजिए, तो आई थिंक फोर्ड EcoSport डीजल ऑटोमेटिक में नहीं आती है, वो पेट्रोल ऑटोमेटिक में ही आती है। और 1.5 साल लगभग हो चुके हैं जी। कितनी सर्विस हो गई है इसकी? इसकी 3 सर्विसेज हो चुकी हैं। अमेजिंग बात ये है कि खरीदने से पहले मैंने इसकी सर्विस भी मैंने पता करी थी, और बिल्कुल वही था जो मेरे को बताया गया, एक्चुअल में भी वही निकला। सर्विस जो थी मेरी 3rd सर्विस इसकी, वो मेरे को कॉस्टिंग उसकी आई थी 4,300। बट ऑन द स्पॉट सर्विस पर्सन ने मेरे को बोला आप 4,100 का AMC ले लीजिए। हाथों हाथ उससे बेनिफिट ये होगा, एक तो आपको इमीडिएटली एक्टिवेट कर देंगे वो गोल्ड AMC।
4100 उसकी कॉस्ट है, 200 रुपये आपको सर्विस पे बच रहे हैं। और फोर्थ सर्विस जो आपका फोर्थ चेकअप होगा उसमें भी लगभग आपका 600-700 रुपये लगेगा, तो वो भी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। मतलब सर्विस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ही अमेजिंग। बहुत सारे इंटरनेट पे जो लोग बोलते हैं कि हाँ टाटा कस्टमर केयर की तरफ नहीं ध्यान दे रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन उतना नहीं है, मेरे को आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर पहले ऐसा रहा भी होगा तो डेफिनेटली कंपनी कोई खराब नहीं करती लोगों के साथ, लोग ही लोगों के साथ खराब करते हैं। तो डेफिनेटली वो लोग टाटा ने रिप्लेस कर दिए होंगे, नए एम्प्लॉइज हायर कर लिए होंगे। बिल्कुल। और ये अक्रॉस ऑल द मैन्युफैक्चरर हैं। टोयोटा की बात करें तो थोड़ा डिफरेंट है, उनकी सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर नॉर्मल, अगर ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहाँ भी ऐसी है यार, सब बिल्कुल इंसान की तरह, इंसान कोई अच्छा होता है खराब होता है, सिमिलर। वो लोग सर्विस करने के बाद इनफैक्ट फॉलोअप्स भी लेते हैं, बाद में कॉल भी करते हैं कुछ दिनों बाद, आपकी कार कैसी चल रही है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइए। तो बहुत अच्छा कस्टमर उनका सर्विस सेंटर है। मेन चीज़ तो क्या, सर्विस उनको पसंद है, माइलेज भी अच्छा मिल रहा है, और इन्होंने ये भी बता दिया कि AMT में थोड़ा बहुत जर्क है, उनको यूज टू होना पड़ेगा। गाड़ी की कंडीशन आपको दिख ही रही है, 8000 चल चुकी है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। तो ये तो बहुत अच्छी बातें होगी। भले उन्होंने जो कौन से वो शेयर कर दिया, लेकिन फिर भी उनसे पूछना चाहूँगा, ऐसा कोई ख़राब या ऐसा कोई कौन्स है गाड़ी में या सर्विस में टाटा में जो आपको पसंद नहीं है? ऐसा तो देखिए ख़राब कॉन्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ छोटे छोटे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, दैट्स इट। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा मेरे को ये फील होता है कभी कभी जो इसका ये एरिया है, शायद ये हाइट थोड़ी सी अगर और ऊपर होती, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक नॉर्मल 6 फुट का इंसान जब मेरे साथ बैठता है तो नॉर्मल ऐसे बैठता है और उसका सर यहाँ पर अटकता है। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल बहुत वैलिड। बट ये भी मेरे को शुरू के 1 महीने ही लगा, अब तो आदत ही पड़ गई है सर बेंड करके। इसकी हाइट काफ़ी नीचे है, तो बहुत इजीली पीछे की लोग आराम से बैठ सकते हैं, उतर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कंफर्ट इतना अच्छा है कि 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं और किसी भी लॉन्ग जर्नी पर भी बहुत आराम से जा सकते हैं। लोग तो नहीं आ सकते। हाँ, नॉर्मल हाइट वेट नॉर्मल बॉडी रेशियो के लोग 3 तो बहुत इजीली बैठते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, स्ट्रगल करना पड़े। तो कोई सवाल रहता था अभिषेक भाई कि लोग कहते थे कि अगर उनको टॉप मॉडल पे जाना है पीछे AC वेट के लिए तो 1 लाख रुपए उन्हें एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो मुझसे सवाल उनका क्या था ना, वो कहते थे कि आगे की जो AC है, आगे का जो AC है, क्या पीछे वालों तक पहुंचता है? बिल्कुल पहुंचता है। आपको ऐसा नहीं है कि टॉप मॉडल लेने के लिए आपको सिर्फ AC के बैक AC के लिए टॉप मॉडल लेना पड़े। आप आगे का जो AC है उसको पीछे की तरफ कर दीजिए, मतलब सेंटर में लगा दीजिए और थोड़ी फैन की स्पीड बढ़ा दीजिए। इसकी फैन की स्पीड ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है नंबर 1 पे, आप उसको 2 या 3 पर कर दीजिए, पीछे वालों को भी आराम से। आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात की है, वो मैं ट्राई 2 बार कर चुका हूँ, पीछे बैठा के 2 घंटे पीछे कर देता हूँ। अगर नहीं भी करूँ ना तो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल। ये तो तब की बात है जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इनफैक्ट गाड़ी का कैबिन ऑलरेडी 2 से 4 मिनट में बहुत ठंडा हो जाता है। आगे का AC मोर देन इनफ है, बहुत ठंडा चाहिए तो 2 घंटे पीछे करके थोड़ा फैन की स्पीड बढ़ा देना, वरना 1 पे ही पीछे आगे सब ठंडा हो जाता है। 1 लाख रुपये यहाँ सेव कर सकते हो। थैंक यू अभिषेक भाई। अच्छा तो ये हो गया। आपको डीफॉगर की कभी जरूरत पड़ी? डीफॉगर है वाइपर की? नहीं कि वाइपर की पड़ी है, अच्छे हैं, डीफॉगर की नहीं पड़ी। बहुतों का सवाल होता है कि डीफॉगर की वजह से वो लोग टॉप मॉडल पे जाते हैं, तो मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि मुझे तो आज तक जरूरत नहीं पड़ी। तो जो टियागो थी उसमें भी डीफॉगर नहीं थी, इसमें भी नहीं है जी। तो आपके पास है तो वो मैं पूछना चाह रहा था कि नहीं, मैंने कभी हार्डली यूज करा है डीफॉगर कभी, लेकिन वाइपर कभी वाइपर यूज करें। वाइपर नहीं होता तो क्या काम चल जाता? बिल्कुल चल जाता बिल्कुल इजीली। थैंक यू। ये बात भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, आपका ये लेग और ये हाथ बच जाता है जब गियर शिफ्ट और क्लच का, सिर्फ ये चीज़ यूज होता है, हैंडल यूज करता तो इजी तो है ही। बिल्कुल। सो चलो ये था आज का रिव्यू, एंड होपफुली मेरा गाजियाबाद से मेरठ आना आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कोई गाड़ी ले रहा है तो उसके लिए यूज़फुल हो सकता है। और क्योंकि ऑटोमेटिक है तो बहुतों से मेरा मिक्स रिव्यू था, लेकिन उनसे अच्छा रिव्यूज़ उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है, मैंने बहुतों से जो ओनर है ऑटोमेटिक के उनसे मैंने रिक्वेस्ट कर ली है, तो उनसे हमें फीडबैक मिलता रहेगा। तो ऐसी मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगेन थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। तो आपसे दोबारा मिलता है ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट, बाय।